का टॉपर विल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। वीडियो भी लेटेस्ट है और चैनल भी। यहाँ देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ना है केमिस्ट्री क्लास 12th का। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एकदम बेस्ट देने की कोशिश रहेगी हमारी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा क्या मतलब है ये देखिए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डैनियल सेल। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा डैनियल सेल। इलेक्ट्रो जैसा कि आप देख रहे हैं मीनिंग निकल रहा है वर्ड से ही। इलेक्ट्रो किससे बना होगा? शायद इलेक्ट्रिक, ठीक है। और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल। जब हम इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत और रसायन, जब हम विद्युत और रसायन के बीच में परस्पर संबंध देखते हैं ना, रिलेशन देखते हैं, तब हम क्या बात कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। मतलब क्या हुआ? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत और रसायन के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, वो क्या होती है? विद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, वहां से आप जाके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात कि जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उससे हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ये बात तो सबको क्लियर है। और जो केमिकल होता है, केमिकल से क्या मिलती है? हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। और एक बात इंटरेस्टिंग आपको ये बता दें कि आखिर हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इन सारी चीज़ों को? हमें पहले मोटिव पता होना चाहिए, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। इनको पढ़ने का एक रीज़न ये होता है कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण के अंतर्गत हम ऐसी चीज़ों को रिनोवेट कर सकें या ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर सकें जो कि क्या हो, हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। इस तरीके की चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो वो किसके अंतर्गत बना रहे होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ होता है। कैसे? जो हमारे अंदर संकेत पहुंचाती है, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो वो संकेत पहुंचाते हैं किस तक? ब्रेन तक जो संकेत पहुंचाए जाते हैं। और फिर क्या होता है? हमारी बॉडी एक्शन भी लेती है, यानी कि संकेत से लेकर के एक्शन तक जो सारी प्रोसेस है ये भी इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए, रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल रहे होते हैं। जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? वैद्युत रासायनिक सेल। क्या यूज़ होता है? वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल या फिर वोल्टिक सेल आप बोल सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल आज हम पढ़ने वाले हैं। डैनियल सेल के अंतर्गत क्या होता है? अंतर्गत लगता है लॉन कॉन्सेप्ट। लॉन के अंतर्गत क्या होता है कि लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड नेगेटिव होगा, जबकि एनोड ज़्यादातर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है? ज़्यादातर पॉजिटिव होता है। और आपको इसके लिए बेसिक पता होने चाहिए उपचयन और अपचयन। इनकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। एक बार मैं बता देती हूँ कि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास और इलेक्ट्रॉन का निकलना। जबकि जो हमारा अपचयन होता है, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोल रहे होते हैं। जो अपचयन होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? ऑक्सीजन का योग था, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन का आना। क्लियर हो इतनी बात? आगे देखिए। अब हम देखने वाले हैं जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड बनाना होता है, जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड बनाना होता है वो धातु लेते हैं और उस धातु से रिलेटेड क्या लेना होता है? जैसे हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है
तो कॉपर की धातु लेंगे और कॉपर से रिलेटेड विलयन भी लेंगे, कॉपर से रिलेटेड विलयन भी लेंगे जिसमें कॉपर आयन आ रहा हो। इतनी बात क्लियर? जैसे कि हम CuSO4 ले सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, अब आगे देखते हैं, हम डैनियल सेल के बारे में अच्छे से रिसर्च करेंगे अभी। ओके, आगे देखिए डैनियल सेल का, किसका? डैनियल सेल का। डैनियल सेल में हमने अभी देखा था कि रासायनिक ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक को विद्युत में बदल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे विद्युत को रसायन में कैसे बदलते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। ठीक है, रसायन को हम रासायनिक ऊर्जा को बदल रहे हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ओके, हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने Zn को बनाया है एनोड और Cu को बनाया है कैथोड। इतनी बात याद रखेंगे, Zn को एनोड बनाया है, Cu को कैथोड बनाया है। Zn की जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, Zn की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा है Cu से, तो Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा। Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा और क्या बनाएगा, Zn2++ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बनाएगा, Zn2++ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को Cu ले लेगा, Cu2+ इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये क्या होगा, सॉलिड, एक्वस सॉलिड। क्लियर हुई इतनी बात? Zn क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा होता है। जब इससे Zn से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, Zn से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और उन्हें ले कौन रहा है, Cu ले रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है, यहाँ पे इस पॉइंट को समझना और बहुत ज़्यादा इजी भी है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। Zn ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा। Zn ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा है तो Zn2+ के रूप में नीचे आता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इस पे चढ़ते जा रहे हैं। Zn2+ के रूप में Zn नीचे आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर चिपक रहे हैं। यानी कि जब जिस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जैसे कि ये है, इस पे यदि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित कहेंगे या नहीं कहेंगे, नेगेटिव हो जाएगा उसके ऊपर चार्ज। जब इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, 2+ तो नीचे जा रहा है, Zn2+ नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ रहे हैं। क्यों आ रहा है, क्योंकि Zn की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की वो ज़्यादा है Cu से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे, सॉरी, Zn2+ नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस पे चढ़ते जा रहे हैं। इस पे जब सारे पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से चिपक जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से जा रहे हैं। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। यही तो होता है, यानी कि एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कौन आ रहा है बच्चों, Cu2+ आ रहा है। यहाँ पे कॉपर था, क्लियर हुई इतनी बात, यहाँ पे कॉपर था। कॉपर ने क्या किया, अब देखो Cu था, CuSO4 था, Cu भी था हमारे पास, CuSO4 भी था। CuSO4 टूट रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, Cu2+ आ रहा है। Cu2+ SO4- 2-, इसी प्रकार से तो टूटेगा ये। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मिलाने के लिए, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए कौन आ रहा है, Cu2+ आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे Cu2+ आएगा, Cu2+ इतना ज़्यादा आ जाता है कि इस पे पूरे पे कवर हो जाएगा Cu2+। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं Cu2+ को। ये इस तरीके से चिपकते चले जाएंगे। जब ये इस तरीके से चिपकते चले जाते हैं तो इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा ये। इस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। डनार्डन जी आगे देखें। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे एनोड नेगेटिव क्यों है, कैथोड पॉजिटिव क्यों है। तो आई होप
इट्स क्लियर, ठीक है। अब देखो इस तरीके से प्रोसेस चल रही होती है, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे Zn2+ नीचे ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे SO4 2- ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे SO4 2- ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे Zn2+ ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, मतलब जो Zn2+ रूप में आ रहा होगा, Zn2+ जो है वो नीचे बैठेगा। इसमें क्या भरा हुआ है, ZnSO4, Zn2+ SO4 2-, इसी रूप में तो है ये, यानी कि ये ज़्यादा Zn2+ को नहीं ले पाएगा। क्यों, जब यहाँ पे Zn2+ हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, विरोध करेंगे एक दूसरे का, वो एक दूसरे को धक्का देंगे, ये एक दूसरे को धक्का देंगे, यानी कि और ज़्यादा Zn2+ ये नहीं लेंगे, क्या करेंगे, उस चीज़ का विरोध करेंगे, क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cu2+ जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किस पे, इस पे Cu2+ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और ऐसे भी देखिए कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आते चले जाएंगे, विरोध होगा, Zn2+ नीचे आएंगे तो विरोध होगा। यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे भी SO4 2- जो टूट रहे हैं वो विरोध करेंगे एक दूसरे का, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। जब इस तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी तो इसमें विलयन में क्या हो रहा है, Zn2+ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे SO4 2- जो कि और ज़्यादा SO4 2- का विरोध करेंगे, ये Zn2+ का विरोध करेंगे। तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि ये एक दूसरे का जब विरोध करेंगे तो प्रोसेस रुक जाएगी, मे बी प्रोसेस रुक जाएगी। तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए हमने क्या किया हुआ है, अगर मगर जेल भरे हुए हैं। एक बात हम छोड़ चुके हैं, वो देखिए, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे विद्युत का प्रवाह हो रहा था। क्यों, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, हमें विद्युत धारा देखने को मिलती है। कहाँ, प्लस से माइनस होगी विद्युत की दिशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनस से प्लस हैं, क्या है, माइनस से प्लस हैं। तो विद्युत धारा किधर से होगी, प्लस से माइनस की तरफ हो रही होगी। यानी कि जब इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे बहुतायत हो जाएगी Zn2+ की और यहाँ पे SO4 2- की, तो क्या होगा, बहुतायत हो गई, तो ये विरोध करेंगे और ज़्यादा ये पैदा ना हो, प्रोसेस रुक गई। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, अगर मगर जेल में हम भरे रखते हैं KCl, क्या भरा होता है, KCl हम भरे रखते हैं। अब KCl जो है वो किस तरीके से टूटता है, K+Cl-, किस तरीके से टूटेगा, K+ और Cl- के रूप में वो टूटता है। अब देखो जैसे जैसे प्रोसेस रुकती जाती है, यहाँ पे K+Cl- में ये टूटेगा और ये क्या होंगे, K इधर चला जाएगा और Cl यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे जाके क्या बना लेगा, ZnCl2 और यहाँ पे K2SO4, फिर से आयन उत्पन्न होंगे और इस तरीके से विद्युत धारा फिर से चालू हो जाएगी। यहाँ पे नीचे बैठते रहते हैं Zn, क्या बैठते रहते हैं, Zn, और यहाँ पे नीचे बैठते रहते हैं SO4 2-। इस तरीके से क्या होगा, K इधर चला जाएगा, K इधर चला जाएगा और Cl इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे K+ आयन होंगे, बहुत सारे Cl- आयन होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जाएंगे और यहाँ पे जाके इन चीज़ों को उदासीन कर देंगे, नीचे बैठते जाएंगे और आसानी से वहाँ से Zn चलेगा, यहाँ पे आराम से Cu2+ चलेगा। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो छड़ है ये क्या होगी, अभी तो मोटी है, फिर जब प्रोसेस चलती जाएगी तो ये पतली होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहे हैं, Zn हट रहे हैं और ये जो छड़ है ये मोटी होती जाती है। क्यों मोटी होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे Cu जो कॉपर है वो आके चिपक रहा है। इस तरीके से हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब एक बात और देख लीजिए कि आखिर हम इसका सेल निरूपण कैसे करते हैं। Zn सॉलिड था, किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में, और ये इस तरीके से हम लगाते हैं। ये किसके लिए लगाते हैं, लवण सेतु। ये क्या होता है, लवण सेतु, और लवण सेतु यहाँ पे क्या है, ये है लवण सेतु, ये है लवण सेतु। फिर जो कॉपर है, कॉपर 2+ है, किसके रूप में मिल रहा है, एक्वस, और वो किस में बदल रहा है, कॉपर में
बदल रहा है सॉलिड। ठीक है, यही तो हो रहा है यहाँ पे, यही तो देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हम दिखाते हैं। ये हो गया इसका सेल निरूपण। और देखिए यहाँ की रिएक्शन क्या थी, Zn इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा था, कॉपर इन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा था और क्या बना रहा था, कॉपर बना रहा था, सॉलिड, एक्वस। ये चीज़ें तो आप लिख सकते हैं। इस वाली अभिक्रिया को बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, अर्ध अभिक्रिया, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, ऑक्सीकरण। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अपचयन, अर्ध अभिक्रिया। ये अपचयन क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होगी, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण होगी, और ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी। और यदि हम इन दोनों को मिला दें तो वहां पे क्या बन जाती है, सेल अभिक्रिया बन जाती है। और उसे हम कैसे दिखाते हैं, Zn Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोसेस हुई Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें हम नेग्लेक्ट दिखा सकते हैं, ये दूसरे को कट आउट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, Cu2+, प्रोसेस हुई Zn2+ Cu। इस तरीके से ये क्या बन जाती है, हमारी सेल अभिक्रिया बन जाती है। यानी कि सेल अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया का योग ही क्या होता है, सेल अभिक्रिया होता है। और इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसे बहुत अच्छे से डिटेल में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे होंगे। इन सारी चीज़ों के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यदि आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो नीचे जो आपको लिंक दिख रहा है या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।